हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग सेंटर। आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू पार्ट 2 सीरीज ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर एग्जाम। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे 20 क्वेश्चंस। इस वीडियो में भी हम जो एक्सपेक्टेड 20 क्वेश्चंस है ऑफ जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, हम उसके बारे में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के जो लास्ट 20 क्वेश्चंस करवाए थे, आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ आई होगी कि मैंने उसमें क्या क्या क्वेश्चंस को कैसे कैसे एक्सप्लेन किया है। ट्राई पूरा किया है कि आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूं मैं और आपको समझ भी आए। इसीलिए आज हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज एग्जाम्पल ऑफ। सबसे पहले ये कि डेप्रिसिएशन है क्या। डेप्रिसिएशन का मतलब है, जैसे सपोज कोई एसेट है मेरे पास, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, अब देखो प्लांट एंड मशीनरी जैसे है, अब वो उनको मैं क्या, हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, प्लांट एंड मशीनरी परचेज करती है बेसिकली इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द गुड्स। ठीक है, अब देखो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी डे बाय डे जो है वो ख़त्म ही हो सकती है। ख़त्म इन द सेंस कि जैसे कि वो ऑब्सोलीट हो सकती है, उसकी वेयर एंड टेयर कम हो जाएगी। ठीक है, तो उतनी यूसेज नहीं रहती जितनी कि वो पहले कैपेसिटी प्रोवाइड करती थी गुड्स की। अब दिन डे बाय डे उसकी जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है गुड्स प्रोड्यूस करने की। उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, यानी कि डिक्रीज और रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। फिक्स्ड एसेट्स क्या है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये फर्नीचर। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स है फिक्स्ड एसेट्स की। उसने बोला कि जो डेप्रिसिएशन है फिक्स्ड एसेट्स इज एग्जांपल ऑफ। कुछ फिक्स्ड एसेट्स है, कुछ करंट एसेट्स है। फिक्स्ड एसेट्स बेसिकली वो एसेट्स है जिनको यूज करके बेनिफिट ले सकते हैं फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। अब बोला गया है कि किसकी एग्जांपल है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, कैपिटल एक्सपेंडिचर की, कैपिटल गेन की, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस। लास्ट वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू, व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाट इज कैपिटल गेन। हाँ, कैपिटल गेन ये नहीं मैंने एक्सप्लेन किया था, इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। चलो थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में सभी के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले आया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे पहले एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस का मैंने मीनिंग बताया था। जो एक्सपेंडिचर है वो वाइडर टर्म है देन दी एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंडिचर जो है आगे दो टर्म्स में डिवाइडेड है, जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर है जैसे कि हम कुछ बड़ी अमाउंट में कुछ एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट द लॉन्ग बेनिफिट, लॉन्ग टाइम बेनिफिट, तो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कोई एसेट परचेज कर लिया, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर ली, उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, लार्ज अमाउंट में पैसा खर्चा किया। ठीक है, अब उसके बाद आता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मैंने बताया, जैसे 5 लाख की कोई मशीनरी थी, उसको मैंने 6.5 या 7 लाख में बेच दिया। ठीक है, तो जो 5 लाख और 7 लाख का डिफरेंस है, यानी कि 2 लाख मेरा क्या हुआ, कैपिटल गेन, यानी कि जो गेन हमें फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। उसके बाद आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस जो है वो बिल्कुल सेम है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि जो हम डेली बेसिस पे जो हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि जो छोटी अमाउंट कह लो, कि जैसे कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा थोड़ा अमाउंट हमारा जा रहा है। ठीक है, अब देखो डेफर्ड तो है नहीं। डेफर्ड का मतलब क्या था, पोस्टपोन कर दिया एक्सपेंडिचर, बेनिफिट आज नहीं, पूरा खर्चा आज किया। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एडवर्टाइजमेंट, मैंने कहीं पे अपनी होर्डिंग लगा दी और बोला कि 5 सालों के लिए यहाँ पे मेरी होर्डिंग लग जानी चाहिए, और अगर ज़्यादा बात है तो आप मेरे से इकट्ठा अमाउंट ले लो, डैट वॉज 10 लाख। ठीक है, सपोज मुझे 10 लाख रुपीज़ मैंने पे कर दिया, और उस पर क्या होगा कि मुझे जो अमाउंट है वो मुझे तोड़ तोड़ के, यानी कि ब्रेक करके मुझे उसको कहाँ शो करना है, P&L में। ठीक है, P&L में कैसे शो करना है, जैसे सपोज 10 लाख अमाउंट पे किया फॉर 5 ईयर्स, तो हर साल में मुझे कितना P&L में करना पड़ेगा ट्रांसफ़र, 2 लाख। ठीक है, यानी कि खर्चा जो है वो मुझे
खर्चा आज किया, बेनिफिट मुझे आने वाले सालों में मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखो डेप्रिसिएशन ना तो डेफर्ड है, क्योंकि खर्चा तो कोई होता नहीं। डेप्रिसिएशन क्या है, कोई टेक्नोलॉजी आपकी जो है वो ऑब्सोलीट हो गई, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वेयर एंड टेयर। जो मशीनरी की वो कम हो गई, ठीक है, उतनी यूसेज नहीं रही मशीनरी, यानी कि जितनी उसकी पहले कैपेसिटी थी अब उतनी कैपेसिटी नहीं रही गुड्स प्रोड्यूस करने की, तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो फिक्स्ड एसेट्स अगर बोला जाता है कि फिक्स्ड एसेट्स क्या है एग्जांपल, तो उसका आ जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन ना तो गेन है, सी ऑप्शन भी कैंसिल, फर्स्ट ऑप्शन भी कैंसिल, तो बी ऑप्शन ना ही ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो क्या आएगा इसका आंसर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इसको हम कहाँ शो करते हैं, P&L में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इन केस ऑफ गोल्ड रेवेन्यू, गोल्ड रेवेन्यू के केस में, इन केस ऑफ गोल्ड रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इन अकाउंटिंग पीरियड इन विच गोल्ड इज। कहते कि जैसे सपोज गोल्ड है, हम कब गोल्ड रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं, इन द अकाउंटिंग पीरियड। सबसे पहले अकाउंटिंग पीरियड है क्या, अकाउंटिंग पीरियड का मतलब है जिस पूरे साल में हम अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं in order to for the purpose of telling the information about accounts to the outsider parties और insider parties, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड में पूरा का पूरा हमें अपना डाटा शो करना पड़ता है टू दी आउटसाइडर और दी इनसाइडर यूजर्स ऑफ दी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो अकाउंटिंग पीरियड बेसिकली जो है वो दो तरह का होता है, फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर, ठीक है। कंसेप्ट एंड कन्वेंशन में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। अब देखो कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर बेसिकली हम फॉलो करते हैं अकाउंट्स प्रिपेयर करने में फाइनेंशियल ईयर, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च है, ठीक है। जैसे सपोज क्योंकि आजकल अगर सारे यही अगर फॉलो करेंगे तो हमें डाटा कंपेयर करने में हेल्प होगी, ठीक है। तो क्योंकि सिचुएशन सेम रहेगी हर कंपनी को, अगर कोई भी जैसे मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि फाइनेंशियल ईयर है तो टैक्स पर्पस के लिए भी हेल्प हो जाती है, इसलिए सारी जो कंपनीज हैं वो क्या फॉलो करती है, फाइनेंशियल ईयर, ना कि कैलेंडर ईयर, ठीक है। तो कहते हैं कब रिकॉग्नाइज करते हैं गोल्ड रेवेन्यू, जब डिलीवर हो जाता है, फर्स्ट ऑप्शन, जब सोल्ड कर दिया तभी, जब माइन किया, गोल्ड क्या करते हैं, माइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई टू बी माइंड। अब इनमें से कौन सी ऑप्शन है, देखो गोल्ड जो है एक कंसेप्ट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, ठीक है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या कहता है, जैसे सपोज एक कस्टमर आया, उसने मेरे से गुड्स की सारी इन्फॉर्मेशन ले ली कि हाँ भाई ये फर्नीचर कितने का है, ये फर्नीचर कितने में आप बेचोगे, इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ है, मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी, जो भी उसका प्राइस है, जो भी इसकी क्वालिटी है, ठीक है। तो उस बंदे ने ठीक है बोला कि हाँ भाई ओके फाइन कि अच्छा है, ठीक है, मैं देखूंगा सोचूंगा। और एक कस्टमर आया दूसरा, जो कि आया, उसने मेरे से सारी इन्फॉर्मेशन ली, तो उसने बोल दिया कि ठीक है आप मुझे इस डेट को जो ये फर्नीचर है वो मेरे घर पे डिलीवर कर देना, ठीक है। तो यानी कि उस बंदे ने मेरे को, जैसे वो फर्नीचर 80,000 का या 70,000 का था, उसने मेरे को 10,000 एज अ डाउन पेमेंट कर दी, बाकी 70,000 आफ्टर द डिलीवरिंग दी गुड्स वो मुझे पे करेगा। तो पहले उसको मैंने कर दिया, ठीक है। तो अब उसने बंदे ने क्या बोला, ऑर्डर जो है वो दे दिया मुझे, तो मैं क्या करूँगी, मुझे पता है कि इसने अगर मेरे को डाउन पेमेंट कर दी, इसने मेरे को सेल के लिए बोल दिया कि आप मेरे को सेल कर देना इस ऑन पर्टिकुलर डेट, ऑन दिस पर्टिकुलर डेट। तो मैं क्या करूँगी, मैं अपनी जो सेल है उसकी वो तब भी रिकॉर्ड कर लूँगी जब मैंने उसको गुड्स जो थे, जब मेरी सेल जो रिकॉर्ड कर ली, जब उसने मेरे को बोला कि हाँ भाई गुड्स जो है वो डिलीवर हो जाएंगे, ठीक है, तो तभी मैंने नोट कर ली। बेसिकली जब वो डिलीवर हो जाते हैं गुड्स, जब वो ऑर्डर जो है वो मिल जाता है, तभी हम उसको नोट कर लेते हैं। लेकिन गोल्ड एक ऐसा एक्सेप्शन है रेवेन्यू रिकॉग्निशन का कि गोल्ड जो है वो जब हम माइन करते हैं, वो माइंस में से निकाला जाता है गोल्ड, जब उसको जब उसकी माइनिंग में से की जाती है, तो यानी कि गोल्ड एक ऐसा है जो बिकना ही बिकना है, ठीक है। आपको पता ही है हमारे इंडियन ऐसी सोसाइटी है जैसे कि गोल्ड एक ऐसा पर्टिकुलर एलिमेंट है जिसकी बिक्री होनी है, जिसको सेल करना ही करना है, ठीक है।
तो वो अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। इसीलिए इस पर्टिकुलर केस में हम बोलते हैं कि रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज हो जाता है जब उसको माइन किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 23। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, कहता है एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच द एक्सपेंस इज टू बी मैच्ड विद रेवेन्यू इज बेस्ड ऑन। अब एक कंसेप्ट पढ़ा था मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट में क्या कहते हैं, जैसे कोई एक्सपेंसेस है और कुछ इनकम्स है, उनको आपस में मैच किया जाता है ऑफ द पर्टिकुलर ईयर, और ये देखा जाता है कि इस साल में मुझे रेवेन्यू हुआ, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच करके ये देखते हैं कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस। ठीक है, तो कहते हैं उसको किस पे रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, एक्सपेंसेस को और इनकम्स को किस पे लेते हैं, तो इसको हम नोट करते हैं ओरिजिनल कॉस्ट पे। ठीक है, क्योंकि मार्केट वैल्यू अगर हम नोट करेंगे तो मार्केट वैल्यू तो हर दिन चेंज होती है, फ्लक्चुएशंस बहुत है मार्केट वैल्यू में। इसीलिए हमें आज अगर उसकी वैल्यू 4 लाख है तो अगले दिन अगर 5 लाख भी हो सकती है, 3 लाख भी हो सकती है। तो हमें बेसिकली डाटा जो है वो किस पे रिकॉर्ड करना है, ओरिजिनल कॉस्ट पे, तभी हमें ट्रू प्रॉफिट शो होगा, प्रॉफिट और लॉस शो होगा। इसीलिए एक इसका आंसर हो गया ए ऑप्शन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जैसे पहले मेरा कोई बिजनेस था, मैंने अब कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर लिया। पहले मेरा कोई ए बिजनेस था, अब मैंने स्टार्ट कर दिया बी, तो मुझे बी को स्टार्ट करना है और बी पे फोकस करना है, तो मुझे ए को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, जो ए को छोड़ रही हूँ ना, उसकी जो मेरे को पहले इनकम आती थी वो मेरी क्या हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि दूसरा बिजनेस खोलने के लिए मुझे पहला जो है बिजनेस छोड़ना पड़ रहा है, जिसको मेरे को ऑलरेडी इनकम आती थी, तो उसको मैं क्या कहती हूँ, उसको बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके बाद है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब है कि मैंने ए को बी के साथ रिप्लेस कर दिया, और उसको रिप्लेस करने में जितनी कॉस्ट आई उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, मुझे ए मशीनरी की ज़रूरत थी पहले, अब मुझे उसको रिप्लेस करना है, मतलब कि थोड़ी देर के लिए मैंने इसको यूज़ किया और थोड़ा बहुत उसको यूज़ करके मैंने उसको बी के साथ रिप्लेस कर दिया, उसको हम क्या बोलेंगे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। उसके बाद कैश कॉस्ट, जितना मैं खर्चा कर रही हूँ, एक्सपेंसेस कर रही हूँ कैश में, उसको हम बोलते हैं कैश कॉस्ट। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ओरिजिनल कॉस्ट। तो 24th क्वेश्चन है ब्रांच अकाउंट अंडर डेटर सिस्टम। ब्रांच अकाउंट डेटर सिस्टम बेसिकली ये बीकॉम का क्वेश्चन है, ये बीकॉम में एक चैप्टर है ब्रांच अकाउंट का, ये बेसिकली उसका पार्ट है। देखो जो ब्रांच अकाउंट है ना, अब देखो हेड ऑफिस जो है वो कहीं पर्टिकुलर जगह पे होता है। अगर जैसे मैं किसी पर्टिकुलर बैंक की बात करूँ या मैं किसी कंपनी की बात करूँ, तो एक तो हेड ऑफिस आ जाता है, दूसरी उनकी ब्रांचेस। ब्रांचेस जो है वो 3 तरह की होती है, इंडिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच और फॉरेन ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच वो होती है जो अपने अकाउंट्स जो है वो खुद प्रिपेयर करती है। ठीक है, जो अपने अकाउंट्स खुद बनाते हैं उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। उसके बाद आता है डिपेंडेंट, यानी कि वो अपने हेड ऑफिस पे डिपेंडेंट होती है, सारा डाटा जो है वो कौन मेंटेन करता है, उन ब्रांचेस का हेड ऑफिस। उसके बाद फॉरेन ब्रांच है, जो फॉरेन में है, यहाँ पे उसका कोई लेना देना नहीं है, तो वो फॉरेन ब्रांचेस हो गई। ठीक है, उसके बाद जो ब्रांच अकाउंट है अंडर द डेटर सिस्टम, इसमें क्या है, बेसिकली हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर नोट्स करते, मतलब कि जो इनकम और एक्सपेंसेस आते हैं बेसिकली हम डेटर सिस्टम में वो नोट करते हैं। ये एक पर्टिकुलर ब्रांच अकाउंट्स का एक सिस्टम है जिसमें हम इनकम्स और एक्सपेंडिचर को नोट करते हैं। सो बेसिकली इट्स अ नॉमिनल अकाउंट। अगर पूछा जाए कि इसमें से कौन सा अकाउंट है, तो वो है नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि हमने पढ़ा था पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। लाइबिलिटी अकाउंट कोई अकाउंट नहीं है। लाइबिलिटी बेसिकली जो हम लोन लेते हैं या फिर कोई हमने जैसे किसी से उधारी पे कुछ लिया, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी, जिसको हमने पे ओवर करना है आफ्टर सम पीरियड। तो ब्रांच अकाउंट का मतलब है कि ब्रांच अकाउंट अंडर डेटर सिस्टम, ब्रांचेस 3 हो गई, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और फॉरेन।
इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस और इनकम्स को नोट करते हैं, इसीलिए ये क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में पर्सन्स का डाटा होता है, पर्सन के बारे में, आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो ये सारे हम नेचुरल, तो ये आ जाते हैं पर्सनल का पार्ट, तो इसमें पर्सन तो है नहीं। रियल में हम क्या नोट करते हैं, एसेट्स, तो एसेट्स भी नहीं है। नॉमिनल में आ जाते हैं इनकम्स और एक्सपेंसेस, इसीलिए क्या आ गया, ब्रांचेज अकाउंट अंडर डाटा सिस्टम इज नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया सी ऑप्शन, नॉमिनल अकाउंट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 25th यानी कि 5th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर शुड बी अपॉर्शन्ड ओवर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू। अब ये क्वेश्चन है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का, ये भी बीकॉम में आता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में हर एक एक्सपेंस को अपोर्शन करते हैं अकॉर्डिंग टू वेरियस पैरामीटर्स, ठीक है। अलग अलग फैक्टर्स हैं, उनके बेसिस पे हम जो एक्सपेंसेस हैं उनको अपोर्शन करते हैं, उनको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे ए बी सी, उसमें कैसे डिवीजन करनी है, अलग अलग फैक्टर्स हैं हर एक एक्सपेंस के, ठीक है। तो अब जो एक्सपेंस शो करना है वो है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर जो है उसको कैसे अपोर्शन करना है अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, वो बता रहे हैं, ठीक है। इसमें आंसर आएगा, सबसे पहला है हॉर्स पावर ऑफ मोटर्स, की कितने आपकी मोटर्स लगी है उसके बारे में। उसके बाद है कितने आपके लाइट पॉइंट्स है उसके बारे में, ठीक है। सी है कि कितनी आपकी हॉर्स पावर यूज हो रही है और मल्टीप्लाई करना है आपने मशीन आवर्स के साथ। और लास्ट ऑप्शन है मशीन आवर्स। हमें डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में जो हमें इलेक्ट्रिक पावर एक्सपेंस को अपोर्शन करना है उसको करना है हॉर्स पावर मल्टीप्लाइड बाय मशीन आवर्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, सी। ऐसे ही बहुत सारे एक्सपेंसेस है, तो ये क्लास है एमसीक्यू की, जब डिपार्टमेंटल अकाउंट्स चैप्टर करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो ये सारे एक्सपेंसेस मैं उसमें भी बता दूंगी, ठीक है। बहुत सारे एक्सपेंसेस है, तो इसका आंसर क्या आ गया, सी। उसके बाद आता है 26th क्वेश्चन, अंडर विच शेड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 द फॉर्मेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है। जो कंपनीज एक्ट है 2013, फॉर्मेट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, वो किस शेड्यूल में प्रेस्क्राइब किया गया है, तो इसका आंसर है शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में बेसिकली दो पार्ट्स है। एक पार्ट आ जाता है, फर्स्ट पार्ट फॉर बैलेंस शीट, सेकंड पार्ट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसीलिए कंपनीज एक्ट में जो प्रेस्क्राइब किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वो किसके अंडर किया जाता है, किस शेड्यूल के अंडर, वो किया जाता है शेड्यूल 3। उसके बाद 27th क्वेश्चन, द पायोनियर ऑफ अकाउंटिंग इज, या कह लो फादर ऑफ अकाउंटिंग इज। तो किसको बोला जाता है फादर अकाउंट्स का, उसका नाम है लूका पैसियोली, ठीक है। डी ऑप्शन, पूरा नाम क्या है, लूका बार्टोलोमस पैसियोली, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया डी। सो फादर ऑफ अकाउंटिंग, पायोनियर ऑफ अकाउंटिंग इज, पायोनियर ऑफ अकाउंटिंग इज लूका बार्टोलोमस पैसियोली। तो इसको बोलते हैं फादर ऑफ अकाउंटिंग, जिन्होंने प्रोवाइड किया है डबल एंट्री सिस्टम। 28th क्वेश्चन, 28th क्वेश्चन में पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसैक्शन इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। कौन सी ऐसी ट्रांसैक्शन है जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है। सबसे पहले है परचेज ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट, चाहे कि क्रेडिट पे परचेज किया है, पेमेंट तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये भी फाइनेंशियल कैरेक्टर की है। उसके बाद है परचेज ऑफ एसेट ऑन कैश, ये भी फाइनेंशियल कैरेक्टर है। उसके बाद है विड्रॉइंग ऑफ मनी बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस, इट इज आल्सो फाइनेंशियल कैरेक्टर ट्रांजैक्शन। लास्ट इज स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज। सो स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज जो है ये फाइनेंशियल कैरेक्टर की नहीं है। अगर बोला जाता है यहाँ पे कि स्ट्राइक करने से इतना लॉस हो गया, तो हम कह सकते थे कि हाँ भाई यहाँ पे फाइनेंशियल कैरेक्टर है। अदरवाइज स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का,
डी ऑप्शन, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉइज। मूव टू द 29th क्वेश्चन। मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज, सबसे पहले है सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम एंड नन ऑफ। सबसे पहले आता है सिंगल। बेसिकली अकाउंटिंग के दो पहले सिस्टम थे, अब एक ही है। जो डबल एंट्री सिस्टम है वो फॉलो किया जाता है मॉडर्न सिस्टम में। लेकिन एक्सप्लेन कर दूं क्यों। सिंगल में क्या था, हम सिर्फ डाटा रिकॉर्ड करते थे, कितना कैश आया, कितना कैश गया, किसको गया, किससे रिसीव किया, ये पर्टिकुलर एंट्री हम नहीं रिकॉर्ड करते थे। तो कैश आया, कैश गया, तो कैसे पता लगेगा कि किससे कितना पैसा लिया और कितना बाकी पड़ा है, ठीक है। तो इसीलिए ये सबसे मेन इसका बैरियर था कि हमें नहीं पता चलता था कि हाँ भाई उस पर्सन के जो पर्सन है उससे कितने पैसे लेने हैं और उसको कितने पैसे, किसी को कितने पैसे देने हैं। तो इसीलिए सिंगल एंट्री सिस्टम इस वजह से जो था वो फेल सिस्टम था। उसके बाद डबल एंट्री सिस्टम। अब देखो मैंने गुड्स परचेज किए, ठीक है, परचेज किए गुड्स फ्रॉम ए पार्टी, ठीक है। अब देखो कैश पे किया तो क्या किया, अब मैंने परचेज की तो गुड्स मेरे पास आए पर मेरे से कैश भी तो गया। अगर मैं कैश ही रिकॉर्ड कर लेती कि हाँ भाई मैंने कैश पे किया, लेकिन गुड्स का तो डाटा ही नहीं रखा मैंने सिंगल एंट्री सिस्टम में। तो इसीलिए इसी जो मेन जो इसका नेगेटिव पॉइंट था इसको रिमूव करके उन्होंने बोला कि डबल एंट्री सिस्टम इज अ बेस्ट मेथड टू रिकॉर्ड द ट्रांसैक्शन। सो मॉडर्न सिस्टम जो है आजकल की बुक कीपिंग का, वो किसको फॉलो करता है, डबल एंट्री सिस्टम। सो 29th क्वेश्चन का क्या आंसर है, डबल एंट्री सिस्टम। उसके बाद है 30th क्वेश्चन, बुक कीपिंग प्रोवाइड्स। अब देखो बुक कीपिंग जो है वो किसके साथ रिलेटेड है, रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांसैक्शन। वो सिर्फ एक स्टेप है जो अकाउंटिंग का, उसके साथ रिलेटेड है कि ट्रांसैक्शन को रिकॉर्ड करने के साथ। अब देखो मैं अगर ट्रांसैक्शन को रिकॉर्ड कर रही हूँ तो प्राइमरी इंफॉर्मेशन इसकी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो कि मैंने कहीं से उठाई नहीं, ठीक है। सेकेंडरी इंफॉर्मेशन की मैंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज विच इज गिवन बाय सम अदर पर्सन, उसको बोलते हैं सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। फाइनल इंफॉर्मेशन मतलब कि जैसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके एक फाइनल पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो मैंने जो इकट्ठी की उसको बोलते हैं फाइनल इंफॉर्मेशन। कि बहुत सारे जो थी मैंने ट्रांसैक्शन को रिकॉर्ड कर करके जो उनकी ब्रीफ इंफॉर्मेशन थी उसको बोलते हैं फाइनल इंफॉर्मेशन। जैसे बोलते हैं ना कि रॉ मटेरियल था उसको फिनिश्ड गुड्स में हम कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं फाइनल प्रोडक्ट। ऐसे ही फाइनल इंफॉर्मेशन। अब देखो जो बुक कीपिंग है उसमें ट्रांसैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं तो डाटा थोड़ी कहीं से उठाती हूँ मैं, है ना। जो मेरे बिजनेस में परचेज करते हैं या मैं सेल करती हूँ तो वो ओरिजिनल डाटा है, मैंने कहीं से तो नहीं उठाया कि पर्टिकुलर किसी दुकान में गुड्स परचेज किए, अच्छा मैं भी नोट कर लूँ, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग प्रोवाइड्स प्राइमरी इंफॉर्मेशन। सो आंसर ऑफ द 30th क्वेश्चन इज ए ऑप्शन। उसके बाद 31st क्वेश्चन, ट्रांसैक्शंस आर पोस्टेड इनटू लेजर अकाउंट फ्रॉम। जो ट्रांसैक्शन है वो लेजर में पोस्ट की जाती है कहाँ से, मैंने पहले भी बताया था कि लेजर में जो ट्रांसैक्शन जो थी वो ट्रांसफर की जाती है, वो की जाती है जर्नल में से। पहला स्टेप है जर्नल, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले ट्रांसैक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल बुक, जर्नल बुक से हम पोस्ट करते हैं लेजर में। सो आंसर इज जर्नल बुक, सी ऑप्शन। सो 32nd क्वेश्चन कहते द मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू। अब 4th ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है रिकॉर्ड इकोनॉमिक डाटा, बिल्कुल है ना। अकाउंट्स में क्या करते हैं, इकोनॉमिक जो ट्रांसैक्शंस होती है, मनी इन्वॉल्व होती है जिन ट्रांसैक्शन में, उनको रिकॉर्ड करते हैं, बिल्कुल। सेकंड है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन बेसिस फॉर एक्शन। अब देखो
डाटा रिकॉर्ड करती हूँ तब भी मुझे पता चलता है कि मेरे क्या क्या वीकनेसेस है और क्या क्या पॉइंट्स है जिस पे मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, और मैं फर्दर जो है वो एक्शन ले सकती हूँ कि मेरे को कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट जो है वो करनी चाहिए, ताकि मेरा प्रॉफिट जो है वो पहले से इंक्रीज हो, या फिर अगर मेरे लॉसेज आ रहे तो कैसे मैं उसको कन्वर्ट करूँ इनटू प्रॉफिट्स। और बहुत सारे बेसिस प्रोवाइड करता है टू दी आउटसाइडर और इनसाइडर पार्टीज। अब देखो मैंने बैंक में से लोन लेना है तो उनको मेरा अगर डाटा जो है वो उसमें से पता चलेगा कि हाँ भाई मेरी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, मैं कितना लॉस में हूँ और कितने प्रॉफिट में हूँ, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशनल बेस प्रोवाइड करते हैं अकाउंटिंग जो है, तो इसीलिए बी ऑप्शन भी इसकी फीचर है, यानी कि इसका फंक्शन है। क्लासीफाई एंड रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांसैक्शन, बिल्कुल अकाउंटिंग में आता है जर्नल और लेजर। जर्नल में हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांसैक्शन को और लेजर में क्लासीफाई करते हैं ट्रांसैक्शंस को। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दी अबव। उसके बाद 33 क्वेश्चन, which of the following states that a transaction is not recorded in the books of accounts unless it is measurable in terms of money। कहते हैं कि नीचे में जो ऑप्शंस है उनमें से कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जो कहता है कि ट्रांसैक्शन को तब तक नहीं रिकॉर्ड करना जब तक उसकी वैल्यू मनी में ना हो, ठीक है। तो मनी में ना हो ये हमें कौन सा कंसेप्ट कहता है, फर्स्ट है मैचिंग, नो, रेवेन्यू, नो, तो इसका आंसर है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि हमें हमेशा उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है जिसकी वैल्यू हम मनी में मेजर कर सके और जो एक्सप्रेस्ड हो इन टर्म्स ऑफ मनी, और जो कि क्वांटिटेटिव नेचर की हो ना कि क्वालिटेटिव नेचर की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। उसके बाद 34th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अक्रूवल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंशियल और बिजनेस ट्रांसैक्शन इज रिकॉर्डेड, कि अगर मैं अक्रूवल कंसेप्ट की बात करूं हम फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन को कब रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जब कैश पे कर दिया या रिसीव कर दिया, सेकेंड व्हेन ट्रांसैक्शन अकर्स, व्हेन प्रॉफिट इज कंप्यूटेड जब प्रॉफिट कैलकुलेट किया, लास्ट इज जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। इसका आंसर है कि अक्रूवल कंसेप्ट कहता है तभी ट्रांसैक्शन को रिकॉर्ड करो जब वो ट्रांसैक्शन होती है, जब वो ट्रांसैक्शन अकर करती है, यानी कि इसका आंसर है बी, व्हेन ट्रांसैक्शन अकर्स फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड एट दैट टाइम, ठीक है। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, व्हेन ट्रांसैक्शन अकर्स। उसके बाद 35th क्वेश्चन है, विच अकाउंटिंग कंसेप्ट स्टेट्स दैट द ट्रांसैक्शन ऑफ अ बिजनेस मस्ट बी रिकॉर्डेड सेपरेटली फ्रॉम ऑफ इट्स ऑनर्स और बिजनेसेस। अब देखो क्या कहते हैं कि जो ट्रांसैक्शंस है, और मतलब कि बेसिकली इस लाइन का मतलब है कि जो बिजनेस है और जो बिजनेसमैन है वो दोनों सेपरेट होंगे, ठीक है, और उनकी जो ट्रांसैक्शन है वो सेपरेटली रिकॉर्ड करनी है, ऑनर्स की अलग, उसकी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं, उसकी पर्सनल जो रिकॉर्ड होगी ट्रांसैक्शन वो अलग होगी, जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो अलग होगी, उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है बिजनेसमैन का, और आपस में इनका कोई भी, बेसिकली ये दोनों डिफरेंट एंटिटीज है। तो ये कौन सा कंसेप्ट कहता है, ये कहता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, यानी कि सी ऑप्शन। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस जो है वो बिजनेस की ट्रांसैक्शन रिकॉर्ड करेगा, उसको बिजनेसमैन से यानी कि ऑनर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद 36 क्वेश्चन, द बिजनेस और इकोनॉमिक कंसेप्ट इज एप्लीकेबल टू सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, जिसमें सिंगल ही ऑनर होता है, सिंगल ही वो ऑनर जो है उसकी सारी होल्डिंग रहती है बिजनेस के ऊपर, उसका सारा काम जो है वो एक ही पर्सन देखता है सोल ट्रेडर बिजनेस में, वही लॉसेस बेयर करता है, वही प्रॉफिट्स अर्न करता है, दूसरा कोई पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता इन द सोल ट्रेडर बिजनेस। उसके बाद है पार्टनरशिप ऑफ फर्म,
यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ जो बिजनेस है उसमें पार्टनर्स हो सकते हैं मोर देन 2 पर्सन्स, ठीक है। एक होती है फर्म, एक है पार्टनरशिप। जो फर्म और पार्टनर्स है ये दोनों दोनों डिफरेंट है। पार्टनर जो है वो ऑनर्स है पार्टनरशिप बिजनेस के, यानी कि फर्म जो है वो अलग है। ऐसे ही कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस, कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस में मैनेजर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही ऑनर्स जो मैनेजमेंट करते हैं, और जो शेयर होल्डर्स है वो कंपनी में पैसा लगाते हैं। बेसिकली शेयर होल्डर आर दी ऑनर्स ऑफ दैट कंपनी। तो जो कॉर्पोरेट है कंपनी अलग है, शेयर होल्डर्स अलग है, तो इसीलिए कहते हैं कि दिस कंसेप्ट एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ दीज बिजनेसेस। तो आंसर क्या आएगा कि जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है उसका आंसर आएगा दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दी अबव। उसके बाद है 37th क्वेश्चन। In certain situations, company might recognize losses but not gains. The action belongs to. अब देखो पहला ऑप्शन है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन मैंने आपको बताया ही था कि जैसे कि इनकम तब रिकॉग्नाइज करनी है जबकि गुड्स जो है वो डिलीवर हो गए हैं, सेल पक्की हो गई है, तब हम मानेंगे कि हाँ भाई रेवेन्यू जो है वो रिकॉग्नाइज हो जाएगा। उसके बाद है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, कहता है कि ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड करना है जब उसकी जो वैल्यू है वो मनी में है। उसके बाद आता है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट में बेसिकली हमें जो एक्सपेंसेस है और इनकम्स है ऑफ पर्टिकुलर ईयर हमें मैच करने हैं और ये बताना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉसेस है। और कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट जो है वो कहता है कि चाहे आप गेन्स के लिए प्रिपेयर रहो चाहे ना रहो, अपने आप को हमेशा तैयार करो फॉर दी लॉसेस, ठीक है। बिजनेस है तो बिजनेस में लॉसेस तो हमेशा आ ही सकते हैं क्योंकि सिचुएशन जो है कभी भी जो है वो ख़त्म हो सकती है। गेन्स की जो है वो लॉसेस में जा सकती है, लॉसेस की प्रॉफिट्स में जा सकती है, इसीलिए हमेशा तैयार रहो इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट दी लॉसेस। तो ये कौन कहता है? ये कहता है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। अब देखो जरूरी तो नहीं कि 5 लाख की मैंने आज मशीनरी खरीदी तो वो कल को जाके वो बढ़ेगी उसकी वैल्यू, ठीक है। अब मैंने डेटर्स क्या है? मैंने गुड्स जो है लोगों को बेच दिए ऑन क्रेडिट बेसिस। मैंने 10 लोगों को बेचे, हो सकता है उसमें से 2 या 3 बंदे मुझे कल को पेमेंट ना करें, तो उसकी मैं क्या करूँगी, पहले ही लॉसेस को कवर करने के लिए मैं कुछ प्रोविजंस बना देती हूँ। प्रोविजंस मतलब कि प्रॉफिट्स का कुछ पार्ट मैं रख लूँगी इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट दीज लॉसेस। तो ये कंसेप्ट कहता है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के हमेशा तैयार रहो इन ऑर्डर टू इनकर द लॉसेस और कंपनसेट द लॉसेस नॉट फॉर द गेन्स, ठीक है। तो इसका आंसर है सी, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। उसके बाद आता है 38th क्वेश्चन। 38th क्वेश्चन में क्या है? द मॉडर्न एंटरप्राइजेस रिपोर्टेड ऑल एसेट्स इन द बैलेंस शीट एट द करंट मार्केट वैल्यू। कहता है कि जितनी भी आजकल की एंटरप्राइजेज है वो एसेट्स को रिकॉर्ड करिए इन द बैलेंस शीट एट द करंट मार्केट वैल्यू। जो उनकी वैल्यू आज की मार्केट वैल्यू चल रही है उसके अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करती है आजकल की कंपनीज। इन कंपनीज ने किस प्रिंसिपल को वायोलेट किया है वो बताया है, ठीक है। मटेरियलिटी कंसेप्ट जो है वो कहता है कि इंपॉर्टेंट आइटम्स को हमेशा रिकॉर्ड करो, जो इमटेरियल है जिसको रिकॉर्ड करने का कोई फायदा नहीं उन ट्रांजैक्शन को हमेशा इग्नोर करो, तभी आप ट्रुथफुल इंफॉर्मेशन और फेथफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे अपने यूजर्स को, ठीक है। कंजर्वेटिज्म मैंने अभी पीछे आपको बताया कि हमेशा लॉसेस के लिए हमेशा एंटीसिपेट करो लॉसेस को बट नॉट फॉर गेन्स। फुल डिस्क्लोजर कहता है चाहे आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन है, अगर आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन मैंने अपने जो कंपनीज के यूजर्स हैं जो मेरी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पे वो काफ़ी जो जैसे शेयर होल्डर्स हैं वो देखते हैं कि मुझे इसकी कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं लगाना, उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है विद प्रॉपर एविडेंस मुझे उनको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। उसको बोलते हैं फुल डिस्क्लोजर, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना, ठीक है।
लास्ट इज कॉस्ट प्रिंसिपल, जिसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी बोलते हैं, जो कहता है कि हर एक मशीनरी, हर एक एसिड को रिकॉर्ड करो ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल या ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, तो इन्होंने वायलेट किया है कॉस्ट प्रिंसिपल और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन। उसके बाद है 39th क्वेश्चन। 39th क्वेश्चन है अकाउंटिंग साइकिल डज नॉट इंक्लूड। अब देखो अकाउंटिंग साइकिल में आ जाती है रिकॉर्डिंग, जिसको बोलते हैं जर्नल। उसके बाद आता है लेजर, जिसमें आती है क्लासिफिकेशन। उसके बाद आता है ट्रायल बैलेंस, जिसमें समराइजेशन। उसके बाद आती है रेशियो एनालिसिस, जिसमें हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। और उसके बाद काफ़ी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। और उसके बाद आ जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अकाउंटिंग साइकिल जो है वो किसको इंक्लूड नहीं करता? दैट इज डिसीजन मेकिंग। पहले आएगा रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और लास्ट इज कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या नहीं आता? इसमें कौन सा पार्ट जो है वो अकाउंटिंग साइकिल का नहीं है? दैट इज डिसीजन मेकिंग। तो आंसर इज बी ऑप्शन। उसके बाद 40th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास इज 40th क्वेश्चन, विच इज नॉट अ फीचर ऑफ सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। ये जो 4 ऑप्शंस मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, उसमें से कौन सा एक ऐसा फीचर है जो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट का नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। क्या कहता था कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। सेकंड ऑप्शन कहता है जो पर्सनल अफेयर्स है ऑनर के, वो जो है वो उसको कंसिडर नहीं करना, बिल्कुल। थर्ड कहता है बिजनेस शुड नॉट बी डिसॉल्व्ड इन द नियर फ्यूचर। ये जो फीचर है ये है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की, ना कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की। उसके बाद दिस कंसेप्ट इज, बिल्कुल ये कंसेप्ट सभी जो टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है सब में फॉलो किया जाएगा। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, बिजनेस शुड नॉट बी डिसॉल्व्ड इन द नियर फ्यूचर। दैट वाज अ फीचर ऑफ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि आप जो है ये अज्यूम करो कि आज की एक्सपेंसेस अगर मुझे जैसे मैंने कोई खर्चा किया या मैंने कोई इनकम जो है मैंने कोई सेल कर दी, तो अभी उसकी इनकम रिसीव नहीं हुई तो अगले साल हो जाएगी, कोई बात नहीं। अगर आप डाटा शफल भी कर देते हो, आज इस ईयर का डाटा अगर आप अगले साल में भी शो कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ऐसे अज्यूम करके चलो कि आपका बिजनेस जो है वो अगले काफ़ी टाइम के लिए जो है इनडेफिनेट पीरियड के लिए आपका बिजनेस चलेगा। एक ऐसा केस होगा जब आपका बिजनेस में एसेट जो है वो कम है और लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, तो आपका बिजनेस जो है इस केस में लिक्विडेट हो सकता है, वाइंड अप हो सकता है। उसके अलावा आपने यही अज्यूम करके चलना है कि अगर आपके एसेट्स काफ़ी है, स्ट्रॉन्ग है अमाउंट में, तो यानी कि आपका बिजनेस जो है वो काफ़ी टाइम पीरियड के लिए चलेगा और वो आपको एसेट जो है यही अज्यूम करना है कि आपको वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। तो इसीलिए गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की ये फीचर है, ना कि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट की। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन। तो गाइज ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन या किसी भी पार्ट में आपको प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, उसको मैं रिपीट कर दूंगी इन द नेक्स्ट वीडियो। So kindly subscribe my channel Advanced Learning Center and press bell icon for further notifications about my new videos. Thank you so much. Bye bye.